Students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we study economics for 12th and second book we understanding here the second chapter, that's name is the 5-year plans in India, their achievement and goals, and it is our 7th part. So dear students, today's topic is the success or the achievement of plannings. क्या हमारी सक्सेस रही, हमारी प्लानिंग्स के क्या अचीवमेंट रहे, तो उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सक्सेस और द प्लानिंग की. अगर जब बात करते हैं तो नॉर्मली कहते हैं सक्सेस ऑफ प्लानिंग इज असेस्ड इन द टर्म्स ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ द ग्रोथ एज अंडर. तो अलग अलग पैरामीटर्स पे सक्सेस ऑफ प्लानिंग को अंडरस्टैंड करने का काम किया गया. देखिए, कोई भी चीज़ जो होती है, जब हम उसको परफॉर्मेंस की तरफ मूव करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसको कैलकुलेट करने का काम करते हैं कि हम जो ऑब्जेक्टिव को लेके चल रहे हैं वो कितना हमने अचीव किया. तो उसके कैलकुलेशन का अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है, अलग अलग वे ऑफ मेथड हो सकता है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कैसे कैलकुलेट किया हमारे 5-ईयर प्लानिंग्स को. तो उसमें पहले उन्होंने इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम देखा कि नेशनल इनकम में इंक्रीजिंग हो रही है. तो कैसे हो रही है? तो इंक्रीज इन नेशनल इनकम इंडिकेट्स द इनकम ग्रोथ इन दिस कंटेक्ट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन नीड टू बी नोटेड. कौन कौन से ऑब्जर्वेशन नोट किए गए इसमें? Situation is during the period prior to plannings, the national income of India increased at the rate of just 0.5% per annum. तो प्लानिंग के पीरियड में क्या रहा कि जो हमारा उसके जस्ट पहले की अगर बात करें या बिगिनिंग करने के टाइम तक की बात करें, तो जो हमारा इनकम लेवल था वो 0.5% पर एनम था. द इंडियन इकॉनमी वॉज देयर फॉर द सेगमेंट इकॉनमी, क्योंकि इसका सबसे रीजन क्या था? सेगमेंट इकॉनमी हमारी थी, यानी कि हम रिसोर्सेज को यूज करें लेकिन उसी मैनर्स में जितना हम उसको आगे यूज करने के लिए बचा सके. तो नॉर्मली अगर देखें सेकंड पॉइंट क्या कहता है? द इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान वॉज 4.6% पर एनम अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 2.1 पर एनम. तो अगर देखें तो इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान वॉज द 4.6%. तो हमारा जो नेशनल इनकम का फर्स्ट प्लान में क्या था, जो ऑब्जेक्ट था क्या, 4.6% हमने अचीवमेंट किया, जबकि हमारा जो सेट ऑफ टारगेट था वो 2.1 का था. इसके साथ साथ बिटवीन द सेकेंड एंड 10th प्लान की अगर बात करें तो ये रेस कर गया 5% तक, ठीक है. लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ें क्या रही कि इसमें जो प्लानिंग क्या था, इनकम का जो लेवल ऑफ प्लानिंग में जो हमारा सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा था वो 5th और 10th प्लान के में हुआ था. यानी कि जो काम था 2 से अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा सेकेंड एंड 10th प्लान के बीच की बात करें, तो हमारी इकॉनमी जो एवरेजली इंक्रीज कर गई थी वो 5% कर गई थी. लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा काम हुआ था वो हुआ था 5th और 10th प्लान के बीच में. अगर बात करते हैं आगे, इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग द 11th प्लान was 7.5% अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 9% पर एनम की अगर बात करें, तो हमारा जो 11th प्लान पे जो था हमारा क्या कि 7.5% का जो हमारा नेशनल जो हमारा इनकम इंक्रीजिंग था उसको हमने अडॉप्ट किया, बट जो टारगेट थी वो लगभग 9% की थी. ठीक इसी तरीके से इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग द 12th प्लान वॉज 6.8% अगेंस्ट द 8%. 8% जो हमको अचीव करना था अपने 12th प्लान में, हमने 8% अचीव ना करके कितना किया था? 6.8% ही अचीवमेंट लिया था. अगर हम बात करें इन 2018-19, द इंक्रीज इन द नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड टू बी 6.9%. तो अगर देखें तो हमारा एस्टिमेशन जो रहा नेशनल इनकम का वो 6.9% के करीब देखा गया. हम बात करें इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम का सेंस क्या होता है? पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ टोटल इनकम. अगर देखें तो टोटल इनकम को हम क्या करते हैं, जब टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा पर कैपिटा इनकम जनरेट हो जाता है. तो इसमें नॉर्मली अगर देखें तो क्या रहा कि हर व्यक्ति की इनकम कैसी रही. तो ड्यूरिंग द पीरियड प्रायर टू द प्लानिंग, द रेट ऑफ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम हैड ओनली बीन द नेशनल. तो इसमें अगर नेशनलाइज की सिचुएशन बहुत ज़्यादा तो नहीं रहा, लेकिन नॉर्मल रहा. तो फिर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग इनिशियल ऑफ अ पेस ऑफ ग्रोथ वॉज स्लो. शुरुआती दौर की अगर बात करें, प्लानिंग का जो ग्रोथ रेट था वो क्या था? स्लो था, जस्ट 2.7% ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान, बट इट्स अ पिकअप सब्सिक्वेंटली. लेकिन ये धीरे धीरे क्या करता गया, आगे बढ़ता चला गया, बड़ा होता चला गया. द 11th प्लान रिकॉर्डेड द ग्रोथ रेट ऑफ 6% पर एनम. 11th प्लान जो था हमारा, अगर हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे, तो 11th प्लान में हमने 6% पर एनम के रेट के हिसाब से क्या किया था,
अचीवमेंट लिया था। दैन 12th प्लान की बात करें, 12th प्लान जो एस्टिमेटेड था वो 5.5% पर एनम था, जबकि हम 17-18 की बात करें और 18-19 की बात करें तो उस समय जो हमारी पर कैपिटा इनकम सब्सिक्वेंटली रेस कर रही थी वो 5.7 से लेके 5.6% तक पहुंच गई थी। आगे अगर चलते हैं तो रेज इन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो नॉर्मली अगर देखें कोई भी व्यक्ति तब इन्वेस्टमेंट कर सकता है जब उसके पास कुछ अपनी सेविंग्स हो, यानी कि पैसे हमारे पास हमारी ज़रूरत से जब ज़्यादा होते हैं या हमारी ज़रूरत के बाद जब बच जाते हैं तो हम उसको सेविंग कहते हैं। तो वही अमाउंट हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने का काम करते हैं, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत से अलग होते हैं। तो ड्यूरिंग द 5-year प्लान देयर हैज़ बीन द कंसिडरेबल इंक्रीज इन द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो 5-year प्लान के दौरान क्या था कि सेविंग्स में भी इंक्रीजिंग आई और इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीजिंग आया। कैसे आया, तो इन 50-51 द रेट ऑफ सेविंग इज 9.5% ऑफ द नेशनल इनकम। भाई नेशनल इनकम का जो हिस्सा था सेविंग्स का वो केवल क्या था, 9.5% था। लेकिन अगर हम बात करते हैं 11th-12th के टाइम में तो इट इंक्रीज्ड टू 31.3%। 11th प्लान के एंड तक ये 31.3% तक हो गए थे एंड वाज द एस्टिमेटेड टू बी 30.5% इन 17-18 और 30.5% 17-18 में इसको एस्टिमेट किया गया था। एज वी नो दैट देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ द सिचुएशन विच वी कैन बी फेस इन द मार्केट। तो उसमें क्या होता है, हमारे टारगेट थोड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो कई बार जब हम टारगेट के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर सकते तो कोशिश ये करते हैं कि जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर तरीके से करते रहें। Likewise, the rate of investment, gross capital formation has raised from 9.3% of the GDP in 1950 to 51 to 32.3% in 2017 and 18। तो अगर देखें तो हमारा 1950-51 के टाइम में जो हमारा परसेंटेज था, जो GDP ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो था यहाँ पे वो 9.3% था, जो कि 17-18 में 32.3% के करीब पहुंच गया था। तो आगे अगर चलते हैं तो इंस्टीट्यूशनल की अगर बात करें, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर, वो भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है हमारी प्लानिंग में। तो उसकी वजह से क्या था, हम पहले जहाँ पे डोमेस्टिक फॉर्मेशन को या फिर अपने एग्रीकल्चर फॉर्मेशन को एग्रीकल्चर को एक्टिविटीज़ को करने के लिए बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ कर सकते थे। अब टेक्नोलॉजी के आने से और इंस्टीट्यूशनली अगर हम लोगों को जो फ़ायदा हुआ वो बहुत सारी चीज़ें रही, इसमें कैसे रहा। तो 5-year प्लान हैव अ कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन 2 ways। पहला क्या था, थ्रू द लैंड रिफॉर्म, और सेकंड था इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। लैंड रिफॉर्म के बेसिस पे हमारा क्या रहा कि हमारे पास जो बड़े बड़े प्लॉट थे या फिर अनयूजुअल प्लॉट थे उसको यूजफुल बनाने का काम किया गया था। बड़े प्लॉटों को छोटे छोटे प्लॉट्स में कन्वर्ट करने का काम किया गया था। तो वैरायटी ऑफ द स्टेप्स लिए गए थे, जिससे हम कई बार देखा जाएगा कि जो टीलर्स थे, छोटे जो एग्रीकल्चरल या फार्मर थे, उनकी पास अपनी ज़मीनें नहीं होती थी तो उनको ज़मीन देने का काम किया गया ताकि उनका ग्रोथ हो। तो यहाँ पे था क्या कि लैंड रिफॉर्म क्या था कि एबोलिशंस ऑफ द इंटरमीडिएटरीज बिटवीन द स्टेट एंड टीलर्स ऑफ द सॉइल्स। इंटरमीडिएटरीज को रिमूव करने का काम किया गया था, जो जमींदार और टीलर्स होते थे उनके बीच से। द मॉडर्नाइजेशंस एंड द री-रेगुलेशंस ऑफ रेंट्स, द सीलिंग्स ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। तो नॉर्मली अगर देखा गया कि उस समय क्या किया गया था, लैंड रिफॉर्म के सिचुएशन में जो उनके पास बहुत सारे लैंड होते थे, खासतौर से जमींदार और लैंडलॉर्ड वगैरह होते थे, उन लोगों के लैंड जो ज़्यादा एक्वायर करते थे उनसे लैंड को लेके टीलर्स को देने का, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का, रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का काम किया गया था। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा हमारा फर्टिलाइज़र का इंप्रूवमेंट और साथ ही साथ हाई एंड सीड्स का होना, यानी कि जो हाई वैरायटी सीड्स की अगर बात कर लेते हैं उनकी। तो नॉर्मली इससे क्या रहा कि हम जहाँ बहुत कम बड़े प्लाट में बहुत कम प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर पाते थे, इन सीड्स के आने की वजह से क्या हुआ कि कम जगह पे भी हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर सकते, क्योंकि इसके साथ हमें फर्टिलाइज़र को इंट्रोड्यूस कर दिया गया जो टेक्निकली हमारे प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आगे हम बात करते हैं ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ की भी अगर बात करते हैं तो नॉर्मली 5-year प्लान्स गिव अ बिग पुश द बेसिक एंड द कैपिटल गुड्स। बेसिक एंड कैपिटल गुड्स की अगर बात करें तो उसमें हमारा आयरन, स्टील्स, मशीनरी और केमिकल फर्टिलाइजर इन्वॉल्व रहते हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा पुश मिला क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी और साथ ही साथ डिमांड भी इनका बढ़ा। नॉर्मली ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड द ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज़ बीन अराउंड द 7%। तो जो हमारा प्लानिंग पीरियड में क्या था, ग्रोथ रेट जो रहा लगभग वो 7% के आसपास रहा। इन द 11th प्लान द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ रेट was 7.2%, increased to 6.9%
इन 18-19। तो नॉर्मली अगर देखें 11th प्लान में हमारा 7.2% था, जिसमें और जो अभी 18-19 की अगर बात करें तो इसमें जो इसकी परफॉर्मेंस रही वो 6.9% की रही है। द कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज हैज सब्सिक्वेंटली ग्रो टू अचीव द लेवल ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। तो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री जो है आज के टाइम में हमारी सेल्फ सफिशिएंसी पे आ गई है, यानी कि आत्मनिर्भरता की तरफ हम अपनी ज़रूरत की लगभग सारी चीज़ें बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारा क्या है कि हमारा डेवलपमेंट होना शुरू हो गया है। इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आती है, कम्युनिकेशन सिस्टम आती है, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स के सारी चीज़ों को अगर हम इन्वॉल्व करते हैं तो हमारा इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो जाता है। तो नॉर्मली देखें तो रेलवे हैज़ बीन बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क। इंडिया की जो रेलवे नेटवर्क है दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क आज के टाइम में बन चुकी है, जिससे क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा बेहतर हो गया है। हम बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हैं, और इसकी वजह से क्या है कि हमारा इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना शुरू हो गया है। इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी which was a 2,300 megawatt in 1950 to 51 increased at 3,56,818। जो पहले हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन की सिचुएशन थी वो 2,300 मेगावाट की थी, तो आज के टाइम में क्या है वो लगभग 3,56,818 की हो गई है। तो इस तरीके से देखें तो इकोनॉमिकली हमारा बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो डेथ रेट जहां हमारे पास पहले 6.3% था पर 1000 की कैपिटल के 2017 में, ये अभी क्या हो गया है 27%। पहले समझ लीजिए डेथ रेट जो हमारे पास 2017 में क्या है 6.3% है, जबकि इसके पहले 1951 में क्या था वो लगभग 27% के करीब था। यानी कि अगर देखें तो ये बहुत ही बड़ा गैप जनरेट हो गया है। पहले लोग दुनिया भर की प्रॉब्लम जैसे कि फीडिंग प्रॉपरली ना हो पाना, खाना उनको ना मिल पाना, मेडिकेशन प्रॉपरली ना मिल पाना, और ट्रीटमेंट जो होता है डॉक्टर के पास टाइम से ना मिल पाना, तो दुनिया भर की अगर छोटी बहुत भी प्रॉब्लम होती थी तो लोग क्या होते थे अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा न हो पाने की वजह से क्या होते थे वो डेथ कर जाते थे। लेकिन आज के टाइम में हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत बेहतर हो गई, जिसकी वजह से क्या है कि जो डेथ रेशियो है वो 6.3 के आसपास आ गया है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसीज की अगर बात करें तो 51 में लगभग 32 थी, लेकिन आज के टाइम में 18 की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 70 के करीब है, यानी कि 6.94% है। इसके साथ साथ अगर देखें एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन की बात करें तो पहले के सिचुएशन में आज के सिचुएशन में बदलाव बहुत आया। ड्यूरिंग द 11th प्लान द एम्प्लॉयमेंट रेट बिकम्स डाउन द 8.3% इन 2004-05। अगर 11th प्लान की बात करें तो ये अभी 8.3% के आसपास आ गया है, जबकि अगर उसके पहले अगर बात करते हैं 11-12 में वो 4-5 का है, 11-12 में बात करें तो अभी ये और भी डाउन हो गया, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा क्या है और भी कम हो गया, ये हो गया 5.6%। अब इसको नॉर्मली प्रोजेक्टेड फिगर की अगर बेसिस की बात करें जो आने वाले टाइम के लिए है, यानी कि 18-19 में जो कि बीत चुका है, उसमें अगर देखें तो ये 6.9% के आसपास रहा। कुछ रिसेशन हमारे साथ रहे जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से डिडक्ट और कम नहीं हो पाया। अब इंटरनेशनल ट्रेड की अगर बात करें तो 1948 और 49 की अगर बात करते हैं तो द वैल्यूएशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड वाज 792 करोड़, बट इट्स इंक्रीज द 59,02,036 करोड़। आज के टाइम में 59,02,036 करोड़ के करीब का हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है। आगे देखते हैं कंपोजिशन ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स हैज सिग्निफिकेंटली चेंज। दोनों का जो कंपोजिशन है बहुत ही तरीके से चेंज हो चुका है। द प्रायर द प्लानिंग वी वर द लार्जली एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी गुड्स। पहले हम क्या थे प्राइमरी गुड्स के एक्सपोर्टर होते थे, लेकिन आज के टाइम में देखिए एंड द इम्पोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स। नाउ द पैटर्न इज ग्रेजुअली रिवर्स। तो आज के टाइम में क्या है कि ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। आज के टाइम में हम एक्सपोर्ट भी करते हैं तो फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं, न कि केवल प्राइमरी गुड्स को। द चेंज ऑफ द कंपोजिशन सिग्निफिकेंटली मार्क्ड इन द एरिया ऑफ एक्सपोर्ट। ये पूरी तरीके से देखें तो ये पूरी तरीके से नोटेबल है कि हाँ इसमें किस तरीके से बदलाव एक्सपोर्ट में आए। थैंक यू। In this video, that's all. If you have any type of the query